नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी 2013 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। इसके अलावा आज की यह क्लास जो है रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। आगामी जो टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम और आरपीएससी फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम, वहाँ या उन पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और रिवीजन के लिए भी यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पेपर का पैटर्न पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक नंबर जो प्रश्न है पेपर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक होगी? 6:1, 5:1, 4:1, 3:1। तो वह पूंजी दर सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है या वह पूंजी उत्पाद अनुपात सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है जो एक इकाई उत्पादन के लिए कम से कम पूंजी लगाए, या जब एक इकाई उत्पादन करने के लिए कम से कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो वह पूंजी उत्पाद अनुपात सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ए ऑप्शन में देखते हैं, एक इकाई उत्पादित करने के लिए 6 पूंजी की आवश्यकता होती है। बी में एक इकाई उत्पादित करने के लिए 5 पूंजी, सी में एक इकाई उत्पादन के लिए 4 पूंजी और डी में एक इकाई उत्पादन के लिए 3 पूंजी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे कम पूंजी में एक इकाई का उत्पादन हो रहा है, इसलिए सही आंसर जो है वह डी है, क्योंकि यह कम लागत से एक इकाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इसलिए यह उत्पादक के लिए लाभदायक है। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली जो पूंजी की मात्रा है उसे ही हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। तो इसलिए सही आंसर एक का डी है। अगला 2 नंबर है, आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है। अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है किस अर्थशास्त्री से आगत निर्गत विश्लेषण का संबंध है। सैमुअल्सन से, वालरस से, रिकार्डो से, लियोनटिफ से। तो आगत निर्गत विश्लेषण मॉडल जो है वह 1951 में लियोनटिफ द्वारा दिया गया था। तो इसलिए सही आंसर जो है वह डी है, 1 नंबर प्रश्न का और 2 नंबर प्रश्न का। अगला 3 नंबर प्रश्न है, गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल का, धनात्मक ढाल का, लंबीय, क्षैतिजीय। तो गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र जो होता है वह ऋणात्मक ढाल का होता है। गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? तो गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उस वस्तु पर होने वाला व्यय जो है कम हो जाता है, अर्थात वस्तु के मूल्य में कमी आने पर भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। गिफिन वस्तु जो है गिफिन वस्तु निकृष्ट वस्तु मांग के नियम का पालन नहीं करता है। गिफिन वस्तु में मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम जो है वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध बताता है, और यह संबंध जो है गिफिन वस्तु के संदर्भ में लागू नहीं होता है। इसलिए पूछा गया है गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। 3 का सही आंसर 1 है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? लॉरेंज वक्र आय की असमानता को मापता है, प्रति व्यक्ति आय, गिनी गुणांक मापता है, विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत। तो ए, सी और डी द्वारा आय की असमानताओं को मापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा आय की असमानताओं को नहीं मापा जाता, इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? तो सार्वजनिक आय के स्रोतों में एक तो सरकार कर लगाकर आय राजस्व में वृद्धि करती है और दूसरा कर
माध्यम है राजस्व में वृद्धि करने का। तो उधारी, उपादान, कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अतिरेक। तो यहाँ पर सरकारी उधार जो है यह सार्वजनिक आय का स्रोत हो सकता है, सरकार की आय का स्रोत हो सकता है, कर भी हो सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अतिरेक भी हो सकता है। तो यहाँ जो है उपादान जो है सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। तो सही आंसर 5 का बी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, व्यय कर लगाने का सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया? जे.आर. हिक्स, डाल्टन, एनकेल्डार, मसग्रेव। तो व्यय कर लगाने का सुझाव जो है सबसे पहले एनकेल्डार द्वारा दिया गया था। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर प्रश्न, लैफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो लैफर वक्र जो है कम कर दर और बढ़ी आय के बीच संबंध की बात करता है। सही आंसर 7 का बी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, चरक या त्वरक मापा जाता है। तो त्वरक मापने के लिए या त्वरक मापने के लिए डेल्टा आई अपान डेल्टा सी द्वारा त्वरक को मापा जाता है। त्वरक की अवधारणा सबसे पहले क्लार्क द्वारा दी गई थी और क्लार्क ने त्वरक मापने के लिए डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई का सूत्र लिया है, जिसमें डेल्टा आई जो है विनियोग में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और डेल्टा आई आय में होने वाले परिवर्तन को बताता है। तो इसलिए आय में परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन को विनियोग होने वाले परिवर्तन को त्वरक कहा जाता है। तो डी आंसर इसमें सही है 8 नंबर प्रश्न में। अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह मुंबई की है। बाकी अगर राज्यों में जनसंख्या की बात की जाए तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तथा सबसे कम जनसंख्या जो है वह गोवा की है। और अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है पुडुचेरी का है, सबसे कम दमन एवं दीव का है और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 972 केंद्र शासित प्रदेशों में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप का है और सबसे कम है और ज़्यादा जो है वह 772 अरुणाचल प्रदेश का है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम जो है बिहार में 61.80% लोग साक्षर हैं और केरल में 94% लोग साक्षर हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इस प्रकार से जनसंख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो जिस समय का यह पेपर है उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जी थे और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वर्तमान में डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं और डॉक्टर शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का प्रयोग जो है गुन्नार मिडल द्वारा किया गया था। गुन्नार मिडल ने ही रोलिंग प्लान की अवधारणा सबसे पहले विकसित की थी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ऋजु रेखाओं पर श्रम पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है।
धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऋजु रेखाओं पर श्रम पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वह 0 होती है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट मुद्रा संबंधित है। स्मार्ट मुद्रा किससे संबंधित होती है? तो क्रेडिट कार्ड जो होती है वह स्मार्ट मुद्रा कहलाती है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से भुगतानों के दायित्व का निर्वहन करती है, इसलिए क्रेडिट कार्ड जो है वह स्मार्ट मुद्रा का एग्जाम्पल है। तो सही ए बी आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। अगला 14 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट में उत्तर देना है। सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में उन अर्थशास्त्रियों द्वारा जो विचार दिए गए हैं उन विचारों को दिया गया है। तो अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन का संबंध किससे है पूछा गया है। तो अमर्त्य सेन का संबंध तकनीकी चुनाव से, हर्षमैन असंतुलित विकास से, रोस्टोव विकास के चरण से और जिमिर्डाल जो है संचयी चक्रीय संचयी प्रक्रिया। तो इस प्रकार से 1 का 4, बी का 2, ए 4, बी 2, सी 1 और डी 3। तो डी का 3 से सी आंसर सही है 4 नंबर प्रश्न में। अगला 15 नंबर प्रश्न है। 15 क्या कह रहा है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? फूल उत्पादन से, मुर्गी पालन से, एक्वाकल्चर से, डेयरी। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वह एक्वाकल्चर से है। इसके अलावा कुछ क्रांतियों को और जान लेते हैं, जैसे श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो यह गुलाबी क्रांति जो है यह पूछा जाता है किससे संबंधित है, यह झींगा मछली उत्पादन दे देगा या गुलाबी क्रांति दे देगा, फिर पूछेगा कि इसका संबंध किससे है। तो इस प्रकार से नीली क्रांति भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नीली क्रांति का संबंध एक्वाकल्चर से है। अगला है, बजट एक यंत्र है। तो बजट एक राजकोषीय यंत्र है, राजकोषीय नीति का यंत्र है, मौद्रिक नीति का है, आर्थिक नीति का है, निर्यात नीति का है। तो राजकोषीय जो है एक बजट जो है एक राजकोषीय नीति का यंत्र है। बजट में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए बजट जो है एक राजकोषीय नीति का यंत्र है। इजी क्वेश्चन था, 16 का सही आंसर ये है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, यह भी इजी क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला। तो यह जो है अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए कम दरों पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी किस प्रकार का ऋण देता है? तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर 18 का सी है। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वर्तमान में अर्थात 2020 में इसका नाम बदलकर एनएसओ कर दिया गया है। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका नाम कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो कार्य है वह आंकड़े इकट्ठा करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अनुमान लगाना, आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाना, बचत में वृद्धि का अनुमान लगाना, पूंजी निर्माण में वृद्धि का अनुमान लगाना, यह कार्य जो है एनएसओ द्वारा वर्तमान में किए जाते हैं। तो इसलिए एनएसओ वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम है। तो 18 का सही आंसर सी है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर
व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। 19 का सही आंसर डी है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी पुस्तक लिखी? तो वाई रेड्डी ने ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी किताब लिखी। तो वाई रेड्डी यज्ञ गोपाल वेडू रेड्डी द्वारा यह किताब लिखी गई थी। तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर है, आय की विषमता को कम करने के लिए किस प्रकार कर का सहायक है? तो आय की विषमता को कम करने के लिए प्रगतिशील कर सहायक होता है। आय की विषमता को कम करने के लिए सरकार प्रगतिशील कर को अपनाती है। यह आय वृद्धि के साथ बढ़ी हुई दर से लगाया जाता है। तो आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्रगतिशील कर जो है बढ़ाया जाता है। अगला है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो सब्सिडी, ब्याज भुगतान, प्रतिरक्षा, अवस्थापना के विकास पर व्यय। तो अवस्थापना के विकास पर व्यय जो है वह भारत सरकार की योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। डी सही है 22 नंबर प्रश्न में। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति। तो आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति। तो सही आंसर जो है विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति है। डी आंसर सही है। अगर भूमंडलीकरण या उदारीकरण की बात की जाए तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अर्थात लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना जो है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है 24 नंबर प्रश्न है मतलब, और 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है वह 943 था। 943 इसमें किसी में नहीं दिया गया है, तो 940 भी कह सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 943 था। तो सही आंसर बी मान सकते हैं। लिंगानुपात में अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था। केरल का लिंगानुपात 1084, फिर तमिलनाडु का, और फिर आंध्र प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात था। तमिलनाडु का लिंगानुपात जो है वह 996 और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 था। और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा का लिंगानुपात 879 था। फिर जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात 889 और सिक्किम का लिंगानुपात 890 था। तो यह 3 राज्य जो हैं लिंगानुपात के मामले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर थे। अगर शिशुलिंगानुपात की बात की जाए तो शिशुलिंगानुपात जो है वह 2011 में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का था, फिर मेघालय मिजोरम का था। अरुणाचल प्रदेश का शिशुलिंगानुपात 972 था, मेघालय और मिजोरम का शिशुलिंगानुपात 970 था, और सबसे कम शिशुलिंगानुपात हरियाणा का 834, फिर पंजाब का 846 था। जम्मू कश्मीर का शिशुलिंगानुपात जो है वह 862 था। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिशुलिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 919 शिशुलिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 2011 जनगणना के अनुसार था। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है बी कुछ हद तक माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रेसम नियम संबंधित है। तो ग्रेसम नियम का संबंध जो है मुद्रापूर्ति से है,
मुद्रा एवं मूल्य से है, वास्तविक निर्गत से है, रोजगार से है। तो ग्रेसम का नियम जो है वह मुद्रा पूर्ति से संबंधित है। ग्रेसम क्या कहते हैं? ग्रेसम कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो यह याद रखने वाला कथन है कि किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो यह ग्रेसम का कथन है। तो 25 का सही आंसर ए है। यह कथन जो है मुद्रा पूर्ति से संबंध रखता है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई वर्ष पूछा गया 1923 में, 1930 में, 1936 में, 1945 में। तो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो किताब है, यह किताब प्रोफेसर कीन्स द्वारा लिखी गई थी और कीन्स ने यह किताब 1936 में प्रकाशित की थी। तो 26 का सही आंसर सी है। अगला, मूल्यवर्धक कर वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं पर उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर। तो वैट जो है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी स्तरों पर लगाया गया कर है। 2005 से लागू हुआ था और वैट लागू करने का सुझाव जो है एल.के. झा समिति द्वारा दिया गया था। अगला 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो युग्मों में अगर देखा जाए तो एग्जिम बैंक, आयात निर्यात का वित्तयन यह सही है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, आरबीआई बैंकों का बैंक, एफसीआई वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। तो एफसीआई जो है वह वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का कार्य नहीं करता है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो सही आंसर सही नहीं पूछा गया है, सही नहीं है। तो इसके लिए जो गलत है वह है डी, गलत है अर्थात सही नहीं होगा चारों में। अगला प्रश्न है, चक्रीय रोजगार की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में किसने की? तो मिडल द्वारा यह बात कही गई थी, जी मिडल। तो 29 का सही आंसर सी है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा? बिक्री कर दर में कमी, आयात में सामान्य कमी, उपभोग वस्तु के मूल्य में कमी, आयात में वृद्धि। तो आयात में वृद्धि गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा और आयात में वृद्धि जो है वह दिया गया है डी में। अगला प्रश्न है 31 नंबर, एकाधिकारी बाजार उस बाजार में बेचना चाहेगा। तो एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच इकाई से अधिक हो। तो ऑप्शन में दिया गया है मांग की लोच इकाई से अधिक है, ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो केरल जो है शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है और केरल में साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, जहां 94% साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, बिजली का घरेलू उपयोग। तो यहाँ घरेलू उपयोग शब्द आ गया है, तो यह घरेलू उपयोग जो है सार्वजनिक नहीं है। बाकी पुलिस बल सार्वजनिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक है और गलियों का प्रकाश जो है यह सार्वजनिक वस्तु के एग्जाम्पल हैं। सार्वजनिक वस्तु की अगर बात की जाए परिभाषा की, तो ऐसी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं जिनके उपभोग से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलती है और व्यक्ति के पास पैसा है तब भी उपभोग कर रहा है, नहीं है तब भी उपभोग कर रहा है। जैसे गलियों का प्रकाश है तो सब व्यक्ति उपभोग करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सब व्यक्ति उपभोग करेंगे, पुलिस बल सब व्यक्ति उपभोग करेंगे। तो इसको उपभोग करने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो सार्वजनिक वस्तु में कह सकते हैं एक प्रकार से बहिर्गमन का सिद्धांत लागू नहीं होता है और प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलती है। जस्ट इसके विपरीत निजी वस्तुओं में क्या होता है, बहिर्गमन का सिद्धांत लागू होता है और प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है?
तो भारत में राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर जो है वह बिहार की है। यह तीसरा प्रश्न है जनगणना से, तो इसलिए जनगणना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जनसंख्या भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और बिहार में अगर अलग अलग पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.2% है और महिलाओं की 51.5% साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये के चिन्ह, रुपये का यह चिन्ह है, पूछा गया है प्रारूप किसने दिया था। तो रुपये के इस चिन्ह का प्रारूप जो है वह डी उदय कुमार द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर 35 का ए है। अगला 36 नंबर प्रश्न है वास्तविक शेष प्रभाव दिया था। तो वास्तविक शेष प्रभाव जो है वह एसी पिगू द्वारा दिया गया सिद्धांत है। एसी पिगू सी में सही है। अगला प्रश्न है हवाला क्या है। ऑप्शन ए किसी विषय की पूर्ण जानकारी, बी विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन, सी शेयर का अवैधानिक लेन देन, डी करवंचन। तो हवाला जो है व्यापार के अंतर्गत विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन है। तो अवैधानिक लेन देन बी में दिया गया है। तो 32 का सही आंसर बी है। 33 नंबर क्राउडिंग आउट क्या है। तो क्राउडिंग आउट क्या है। तो क्राउडिंग आउट ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी लाई जाती है। इससे क्या होता है, निजी निवेश, रोजगार उत्पादन तथा विनिर्माण क्षेत्र में कमी आती है। उद्योगों को हटाना है, निवेश में कमी करना है, निवेश में वृद्धि करना है, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी लाना। तो 38 का सही आंसर डी है। अगला 39 शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी। तो शून्य आधार बजट की अवधारणा जो है वह पीटर पायर द्वारा दी गई थी। तो शून्य आधार बजट की अवधारणा पीटर पायर द्वारा दी गई थी। 39 का सही आंसर सी है। अगला 40 नंबर प्रश्न है ओकुल का नियम संबंध दर्शाता है। बेरोजगारी और गरीबी, बी ऑप्शन में मुद्रापूर्ति और मूल्य स्तर, सी में मुद्रापूर्ति और ब्याज दर और डी में बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ओकुल का नियम जो है बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच संबंध की बात करता है और यह संबंध जो है विपरीत होने की बात बताता है। तो 40 का सही आंसर डी है। अगला 41 नंबर प्रश्न है जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, तो मुद्रा का अवमूल्यन जब किया जाता है तो आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो जब आयात महंगे होते हैं तो आयात कम किया जाता है वस्तुओं का और निर्यात सस्ते होते हैं तो निर्यात ज़्यादा होता है। आयात कम होने से और निर्यात ज़्यादा होने से भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार आता है। इसलिए अवमूल्यन के द्वारा कोई भी देश अपने देश के भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है। तो अवमूल्यन से आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। बी आंसर सही है। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय सूचकांक का तत्व नहीं है। शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या जो है वह मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। 1990 में यूनाइटेड डेवलपमेंट नेशन प्रोग्राम द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया। मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाले अर्थशास्त्रियों में महबूब उल हक, AK सेन सिंगर शामिल हैं। अगला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन था। 43 का सही आंसर ये है। 44 तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की। यह भी सरल क्वेश्चन है। तरलता जाल की अवधारणा जो है प्रोफेसर केन्स द्वारा दी गई थी। ये आंसर सही है। अगला 45 नंबर प्रश्न उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। तो उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, तो जब MUX/MUY बराबर PX/PY हो तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। 45 का सही आंसर बी है। अगला 46 नंबर प्रश्न है निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया। तो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत जो है नेल्सन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अल्पविकसित देशों की पहचान यह है कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऐसा है जो निर्वाह आवश्यकताओं पर या उसके निकट पहुंचकर स्थिर हो जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था गरीबी के संजाल में फंसी रहती है। इसलिए निम्न संतुलन पास का सिद्धांत जो है नेल्सन द्वारा दिया गया था। 46 का सही आंसर सी है। अगला 47 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? तो जैकब वाइनर का नाम जो है वह एक घटकीय व्यापार की शर्त, द्विघटकीय व्यापार की शर्त, उपयोगिता व्यापार की शर्त से संबंधित है। तो यहाँ पर एक घटकीय, द्विघटकीय, एक घटकीय और उपयोगिता दिया है। तो एक यहाँ बी और सी दो आंसर सही है 47 में। अगला 48 नंबर प्रश्न है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो उपभोग जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 है। 49 का सही आंसर सी है। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है? बिचौलियों का उन्मूलन है, काश्तकारी सुधार है, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा है, कृषि आगत। तो कृषि आगत जो है भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है, बाकी भूमि सुधार के अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार तथा भूमि जोतों की उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा का निर्धारण जो है यह न्यूनतम है उच्चतम सीमा का निर्धारण जो है भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। अगला है 51 नंबर प्रश्न, हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत संबंधित है या आधारित है? तो हिग्स का व्यापार चक्र जो है गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। सही आंसर किस में दिया गया है? ए बी सी डी में दिया गया है। 51 का डी आंसर सही है। 52, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। सी, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है। डी, तुलनात्मक माप के साथ साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। 52 का सही आंसर बी है। अगला 53 नंबर प्रश्न है, मांग का नियम बताता है। तो मांग का नियम क्या बताता है? ऑप्शन ए, जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। बी, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। सी, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। और डी, मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध की बात बताता है, जो यह बताता है कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, अर्थात वस्तु की मांग एवं मूल्य के मध्य जो है ऋणात्मक संबंध की बात करता है। तो इसलिए मांग का नियम जो है जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है की बात बताता है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती भी है, यह भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार में क्या होता है? वृद्धि होती है, में गिरावट आएगी, अपरिवर्तित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार में गिरावट आएगी। 54 का सही आंसर बी है। अगला 55 नंबर है, क्या कह रहा है? स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी या मंदी जब साथ साथ होती है तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति मंदी, ये सही है। अगला प्रश्न है 56, 2000 करंट हो जाएगा तो इसमें 1000 हो जाएगा। अगला 57 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। तो ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट जो है यह मोहम्मद यूनुस खान द्वारा बांग्लादेश में शुरू किया गया एक प्रोग्राम था, मनमोहन सिंह से, बिल गेट्स से, यूनुस खान से। तो 57 का सही आंसर सी है। 58 नंबर प्रश्न है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर तब प्राप्त होती है। वृद्धि दर कब प्राप्त होती है, किस चरण में पूछा गया है? प्रथम चरण में, तृतीय चरण में, द्वितीय तथा तृतीय चरण में। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि जो है वह तृतीय चरण में प्राप्त होती है। सही आंसर सी है। अगला 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋण शोधन की विधि नहीं है? आवधिक वार्षिकी, ऋण रूपांतरण, वस्तुकर, पूंजीकर। तो वस्तुकर जो है ऋण शोधन की विधि नहीं है, बाकी ऋण शोधन की विधियां हैं।
अगला है 60 नंबर प्रश्न, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है। तो नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, कृषि क्षेत्र सुधार से, औद्योगिक क्षेत्र सुधार थे। तो बीमा से संबंध जो है नहीं है, बैंकिंग सुधार से है। तो सही आंसर 60 का बी है। अगला 61 नंबर प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, जीवन स्तर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। 61 का सही आंसर सी है। अगला 62 नंबर प्रश्न है, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी, कारपोरेट क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है घरेलू क्षेत्र देता है। 62 का सही आंसर डी है। अगला 63 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान। तो जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है तथा कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है। तो सही आंसर बी है, बढ़ता है। अगला है 64 नंबर प्रश्न, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत को जो है प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया। शुम्पीटर, नवप्रवर्तन कहीं भी शब्द आता है तो शुम्पीटर ही उससे संबंधित रहते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर, करारोपण का निम्न में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? कार्य करने पर तथा बचत करने की योग्यता, कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा, आय के वितरण में असमानता कम करना। तो आय के वितरण में की असमानता को कम करने में करारोपण का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 65 का सही आंसर सी है। अगला 66 नंबर प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ क्या होता है? सिर्फ निर्यात होता है, मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित है, हीनार्थ प्रबंधन हो रहा है, ना ही निर्यात और ना ही आयात हो रहा है। तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो 55 का सही आंसर डी है। अगला 56 नंबर प्रश्न है, सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है। तो सेन का गरीबी सूचकांक क्या दिखाता है? ऑप्शन ए में देखते हैं क्या दिया गया है। गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या, बी गरीबों में सबसे गरीब, सी गरीबों के बीच का विवरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेन का गरीबी सूचकांक जो है गरीबों में सबसे गरीब को दिखाता है। बी आंसर सही है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? तो दृश्य मदों के अंतर्गत जहाजरानी सेवाओं से आय, बीमा सेवाओं से आय, विदेश से निजी संप्रेषण, वस्तुओं के निर्यात से आय। तो दृश्य मदों के अंतर्गत जो दिखाई देती हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा, वस्तुओं से निर्यात। तो व्यापार के दृश्य मदों में वस्तुओं के आयात निर्यात को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं, परिवहन, वित्तीय, होटल, जहाजरानी आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, ISLM विश्लेषण में मुद्रापूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। तो ISLM विश्लेषण में जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो LM वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। LM वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। डी आंसर सही है। 71 नंबर प्रश्न है, कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? नरसिम्हन कमेटी, गाडगिल कमेटी, चलैया कमेटी, केलकर कमेटी। तो कर संरचना सुधार के लिए केलकर चलैया समिति का गठन किया गया था। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 71 नंबर है, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कब लागू किया गया? तो अप्रैल 2008 में लागू किया गया था। ये आंसर सही है। अगला, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष मौद्रिक घाटा हो जाएगा, प्राथमिक घाटा, चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा। तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगियाँ घटाई जाती हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अगला है HDI 2013 में रैंक
136 थी। अगला प्रश्न है MC उस बिंदु पर AC के बराबर होगा जिस बिंदु पर AC शून्य होगी, अपने न्यूनतम पर होगी, बढ़ती है, घटती है। तो MC उस बिंदु पर AC के बराबर होगा जब AC अपने न्यूनतम पर होगी। तो यह सही है, AC अपने न्यूनतम पर होगी। बी आंसर सही है 74 का। अगला 75 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष TN धर थे, KC पंत थे, भालचंद्र शुक्ल थे, MP शर्मा थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भालचंद्र शर्मा थे। 75 का सही आंसर बी है। अगला 76 कृषि वित्त के क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। तो कृषि वित्त क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था जो है वह नाबार्ड है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कृषि ग्रामीण विकास बैंक की सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। इसलिए 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 77 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रस्ताव वक्र संबंधित है लर्नर मार्शल पेरेटो से, एजवर्थ मार्शल से, एजवर्थ पेरेटो से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रस्ताव वक्र जो है वह एजवर्थ मार्शल से संबंधित है। प्रस्ताव वक्र या देय वक्र एक विशेष प्रकार की मांग है जो किसी देश की एक वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वह देश दूसरे देश की किसी दूसरी वस्तु के बदले देने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार से प्रस्ताव वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संदर्भ में परिभाषित करता है। अगला 78 नंबर है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर RBI के लेखा वर्ष की बात की जाए तो 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया है, 1 अप्रैल से बना दिया गया है। अगला प्रश्न है आंतरिक व्यापार संबंधित है शेयर बाजार से, घोड़ा दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक व्यय से। तो आंतरिक व्यापार जो है वह शेयर बाजार से संबंधित है। 79 ए सही है। 80 नंबर प्रश्न है तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो हिग्स ने तटस्थता वक्र संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तटस्थता वक्र को अनधिमान वक्र और उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तटस्थता वक्र 2 या 2 से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की लागत, उत्पाद और लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर होगा। क्या अंतर होगा, ह्रास निवल अप्रत्यक्ष कर, ह्रास और निवल अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी। तो ह्रास और निवल अप्रत्यक्ष कर, इसके माध्यम से अंतर हो जाएगा। अगला है 82 नंबर प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 में घोषित की गई। 82 सी सही है। 83 द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक प्रोफेसर रॉबिन्सन हैं। 83 का ए सही है। 84 भारत में वस्तुओं के आयात का मुख्य साधन है। तो भारत में वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन जो है सड़क है, रेल मार्ग है, अंतर्देशीय जलपथ है, वायुयान। तो सड़क मार्ग हो जाएगा। 84 का ए सही है। 85 शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने किया था। तो एडम स्मिथ, अलेक्जेंडर JS मिल, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट। तो शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया था पूछा गया है। तो शिशु उद्योग तर्क का जो समर्थन है वह JS मिल ने किया था, हैमिल्टन ने किया था, फ्रेडरिक लिस्ट ने किया था। एडम स्मिथ का संबंध जो है शिशु उद्योग तर्क से नहीं है। शिशु उद्योग तर्क के अनुसार छोटे उद्योगों को संरक्षण दो एवं बड़े उद्योगों को प्रतियोगिता के लिए छोड़ दो, लेकिन एडम स्मिथ ने इसका समर्थन नहीं किया था। यह बात जो है वह फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा कही गई थी। तो इसका सही आंसर नहीं पूछा गया है। 85 का ए हो जाएगा। 86 नंबर कौन सी समिति 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया। तो चलैया समिति ने दिया था, आबिद हुसैन समिति ने, राज्य समिति ने, केलकर समिति ने। तो चलैया समिति ने दिया था 1972 में कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव।
अगला है 87 नंबर है क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच। तो स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच जो है धनात्मक होती है। 87 ए सही है। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक रूप से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? नोट जारी करने का प्राधिकरण है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, औद्योगिक विकास की उन्नति करता। तो ए बी सी आरबीआई के कार्य हैं, औद्योगिक विकास की उन्नतिकर्ता से संबंधित कार्य नहीं है, डी नहीं है। तो 88 का सही आंसर डी है। 89 नंबर प्रश्न है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है इस पे निर्यात पर, आयात पर, विदेशी विनिमय के लेन देन पर, बिक्री पर। तो टोबिन टैक्स जो है वह विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। 89 का सही आंसर ए है, ए नहीं सी है। 90 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वह चावल है, ए सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, तो उपयुक्त सभी मान्यताओं पर रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत आधारित है, जिसमें पूर्ण रोजगार की मान्यता, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, अर्थात हस्तक्षेप की मान्यता पर रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत आधारित है। 92 नंबर प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है ग्रामीण पेयजल से, वनों का बढ़ाने से, प्राथमिक शिक्षा से, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार संपूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित है। 82 डी सही है। अगला 83, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अगला है, यदि एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है, औसत लागत से, सीमांत लागत से, औसत परिवर्तनशील लागत से, औसत स्थिर लागत से। तो एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है। तो 85 का सही आंसर सी है। अगला 95 अगला 96 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग काफ़ी उत्पादन के लिए करता है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, काफ़ी का मतलब कहवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो कर्नाटक राज्य जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में काफ़ी या कहवा का उत्पादन करता है। तो 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 97, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत आधारित है निरपेक्ष लाभ पर, वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर, अवसर लागत पर। तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है वह मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, और निरपेक्ष लागत सिद्धांत की बात जो है वह एडम स्मिथ करते हैं। अगला 98 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग क्या बताता है? ऑप्शन ए, मांग व पूर्ति समान है, बी, अन्य बातें स्थिर हैं, सी, पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, और डी, लागत और आगम स्थिर है। तो अन्य बातें समान रहती हैं, इसके लिए सेटेरिस पैरिबस का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर बी है। यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में मिलेगा सेटेरिस पैरिबस के बारे में। अगला प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना श्राप समिति की सिफारिश पर हुई, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई, लकड़वाला समिति की सिफारिश पर हुई, गोरेवाला। तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक नाम किया गया था। तो यंग हिल्टन समिति हो जाएगा। 99 का सही आंसर बी है। 100 नंबर प्रश्न है, सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया जे.एच. बोके, जी. मिडल, जे.के. गैलब्रेथ, आर. हिक्स। तो सामाजिक द्वैत का सिद्धांत जो है यह प्रोफेसर जे.एच. बोके द्वारा दिया गया था। तो 100 का सही आंसर ए है। 101, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण। तो भारत को अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? तो भारत को अल्प विकसित देश जो है
नियोजन की आवश्यकता इसके कारण नहीं कहा जाता है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण कहा जाता है, बी सही है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कहा जाता है, और औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण कहा जाता है। बी सी डी 2 3 4 यह सही है, डी आंसर सही है। अब है 102 नंबर प्रश्न। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो वियना, बी आंसर सही है। 102 का सही आंसर बी है। अगला 103, मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है। शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय, उपयुक्त सभी। तो मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है। तो मानव पूंजी में विनियोग का संबंध जो है वह शिक्षा पर भी व्यय से होता है, प्रशिक्षण पर व्यय से, और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय से है। डी सही है 103 नंबर प्रश्न का आंसर। 104 नंबर है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण ज़्यादा बड़े परिवार की लालसा, मृत्यु दर का कम होना, दूसरे देशों से प्रवसन, बेहतर आहार। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेविनस्टीन द्वारा दिया गया था। सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा जीवन स्तर में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए एक प्रेरक का कार्य करता है। तो जनसंख्या न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में जो है आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है मृत्यु दर का कम होना, क्योंकि बेहतर इलाज संभव हो पाता है आय बढ़ने से। तो सही आंसर बी है 104 नंबर प्रश्न का। 105, केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल सरव में वृद्धि दर्शाता है। तो यह क्या है? केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल आय, या कह सकते हैं आय में वृद्धि दर्शाता है, तो मौद्रिक घाटा दर्शाता है। रिजर्व बैंक से जब लिया गया जो पैसा है उस पैसे को मौद्रिक घाटा कहा जाता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा होता है राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, और इसीलिए बजट घाटा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106। तो 105 का सही आंसर ये है 106। समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया था? तो समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र समावेशी सतत विकास की अवधारणा का प्रयोग किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में, और 11वीं समावेशी विकास का प्रयोग किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला 107 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है। तो जे.के. मेहता जो है अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा देते हैं। इसके अलावा रॉबिन्सन अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा देते हैं। मार्शल मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा देते हैं, और कीन्स अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न है 108 नंबर, मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात लोच का योग हो, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य। तो मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात लोच का योग इकाई से कम होता है, इकाई से कम होगा। अगर आयात और निर्यात लोच का योग इकाई से कम होगा तो यह सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 109, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपाय में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? अविस्फीतिक उपाय, विनिमय उपाय, अवमूल्यन उपाय। आयात प्रतिबंध जो है अविस्फीतिक उपाय नहीं है। तो सही आंसर 109 का डी है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन दूर करने के लिए दो उपायों मौद्रिक तथा मात्रात्मक उपाय को अपनाया जाता है, जिसमें मौद्रिक उपाय के अंतर्गत अविस्फीत, विनिमय दर और मूल्यन आते हैं, जबकि मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत कोटा, आयात नियंत्रण और सीमा शुल्क आते हैं। अगला 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वह विजय केलकर, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर,
भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो देख लेते हैं क्या क्या वक्तव्य हैं। यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, तो सही है, यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह भी सही है। सदस्यों को किसी न्यूनतम शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, यह भी सही। तो उपयुक्त सभी सही हैं। तो भारत में अगर योजना आयोग की बात की जाए तो इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किसी नियोजित समिति की संस्तुति पर एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था, और योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था। तो सभी इसके लिए सही है योजना आयोग के लिए। तो 111 का सही आंसर डी है। अगला 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? व्यापार की अपूर्णताएं, उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव, अनुकूलतम व्यापार शर्त, निर्धनता दुष्चक्र। तो अनुकूलतम व्यापार शर्त जो है आर्थिक विकास में बाधा नहीं है। बाकी बाजार की अपूर्णताएं, उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव, निर्धनता का दुष्चक्र, यह बाधाएं हैं आर्थिक विकास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? तो लोचशील मजदूरी दर, लोचशील कीमत, ऐच्छिक बेरोजगारी, गैर लोचशील ब्याज दर। तो गैर लोचशील ब्याज दर जो है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है, बाकी बाधक नहीं है। अगला प्रश्न 114 नंबर प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वह राजकृष्णा से है। हिंदू वृद्धि दर जो है अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें देश के आर्थिक विकास की धीमी दर का जो 4% की तुलना जो है हिंदू वृद्धि दर से की गई थी। अगला प्रश्न है 115, 2013-14 में बजट में सेवा कर की दर जो थी वह 12% थी। अगला 116 नंबर प्रश्न है, काप डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन लोच जो है वह इकाई के बराबर होती है। 116 बी सही। 117 फर्म का मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए फर्म का मांग वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। एक्स अक्ष के समांतर इसको कहते हैं अनंत होता है या पूर्णतया लोचदार होता है। इसमें मांग की लोच अनंत होती है और मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर सी आंसर हो जाएगा सही 117 का। अगला 118 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। लगभग 68% के आसपास लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगला 119 बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादित किया आर रोडान द्वारा, एओ हर्समैन द्वारा, आर नर्क्स द्वारा, डब्ल्यू ए लेविस द्वारा। तो बड़े धक्के का सिद्धांत जो है आर रोडान द्वारा दिया गया था। 119 का सही आंसर ये है। अगला 120 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1993, 1995, 1994, 1996। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 120 का सही आंसर बी है। 121 सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। 121 का सही आंसर ए है। 122 पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं, किसका कथन है? रोस्टो का, रिचर्डसन का, सैमुअल्सन का, आर्नर्क्स का। तो पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं, यह कथन नर्क्स का है। नर्क्स ने निर्धनता जाल की भी बात कही है। अगला प्रश्न है 123, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं है? मौद्रिक नीति का खुली बाजार क्रियाएं हैं, बैंक दर है, चयनात्मक साख नियंत्रण, सरकारी व्यय जो है यह राजकोषीय नीति का अस्त्र है, मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं, इसलिए 123 का सही आंसर सी है। 124 फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा पूर्ति को दुगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा पूर्ति को दुगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगुना हो, कीमत स्तर दुगुना था, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो इसलिए 124 का सही आंसर ए है। 125 नंबर प्रश्न है, चाकू की नोक संतुलन संबंधित है किस अर्थशास्त्री से? मिड से, हैरड से, वालरा से, कलेकी से। तो चाकू धार समस्या की बात हैरड अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में करते हैं। आर्थिक समृद्धि दर के लगातार बने रहने के लिए हैरड ने
चाकू की नोक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें समृद्धि एक बार अवरोध होने पर सतत अनिश्चित होती चली जाती है, फिर इसको बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।